सभी छात्रों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज यहाँ पर हाजिर हूँ मैथमेटिक्स के एक टॉपिक के साथ और ये हमारी मैथमेटिक्स की स्मार्ट क्लास पर पहली क्लास है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 तारीख से हम यहाँ पर अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे और 10 से आज 11 तारीख हो गई है, तो आज से यहाँ पर हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। हालांकि काफ़ी टाइम इसमें लग गया था क्योंकि टेक्निकल सारी चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को ऑपरेट करना और सभी चीज़ों को मैनेज करना, सेटअप को स्टार्ट करना, तो सारा अभी तक जो फोकस था वो सेटअप पर था। और हालांकि इसके बाद जो भी सेटअप हो जाने के बाद जो भी फोकस रहेगा वो हमारा हमेशा से कंटेंट पर रहेगा और आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देने की हम हमेशा कोशिश करेंगे। तो आपके जो एग्ज़ाम है, आने वाले जो एग्ज़ाम है, जिसमें स्पेशली आपका दिल्ली पुलिस है, जेल वार्डर है और इसके अलावा जेल पुलिस के अलावा जो दूसरा एक एग्ज़ाम, तीसरा एग्ज़ाम जिस पर सभी लोगों की नज़रें हैं वो है यूपीएसआई का, जिसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन उसके नोटिफिकेशन का 15 सितंबर तक आने की काफ़ी उम्मीद है। तो अगर वो समय से आ जाता है तो उसका एग्ज़ाम भी दिसंबर तक हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो आज मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ नंबर सिस्टम। और देखिए नंबर सिस्टम को हम किस तरह से पढ़ेंगे ये अभी हम यहाँ पर बताएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधे मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर जो भी मैंने उसका क्लासिफिकेशन किया है, हमने यहाँ पर जिस तरह से क्लासिफिकेशन पूरे चैप्टर का किया है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 2-4 मिनट और इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे उन सभी प्रश्नों को। और सभी जो प्रश्न होंगे उनको एक क्लासिफिकेशन के तहत ही स्टार्ट किया जाएगा। एक जैसे प्रश्नों को एक साइड रखा जाएगा, हर क्लास में स्पेशल टाइप के सवाल रहेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा और लगभग हर एक प्रश्न यहाँ पर जो लिया जाएगा वो ऐसा प्रश्न होगा जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है और या फिर उससे रिलेटिव अगले जो प्रश्न बनने वाले हैं, किस तरह के प्रश्न वहाँ से बनते हैं, उन सबको लिया जाएगा। तो देखिए अभी हमने कल से ही कोर्स को पब्लिश किया था और कोर्स के बारे में पहले ही बताया था कि 31 दिसंबर तक के लिए बहुत ही मिनिमम पेमेंट मैंने रखा है। हालांकि आज जो बच्चे देख रहे हैं, आज मॉर्निंग से जिन लोगों ने मुझे कल से फ़ोन किए थे, मैं उन लोगों को प्ले स्टोर, जो हमारा प्ले स्टोर के साथ प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो स्टोर सेक्शन के बारे में मैंने बताया था, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं उनका फ़ोन पिक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज इवनिंग में आपको ज़रूर बताऊंगा। और जिन लोगों ने अब तक कोर्स खरीद रखा है, कुछ बच्चों ने कोर्स खरीदा है कल से, तो ऐसे सभी बच्चे जो हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आप सचेत रहे, आपने बहुत जल्दी ही जैसे ही हमने कोर्स पब्लिश किया और आप लोगों ने यहाँ पर उसको ख़रीदा है। हालांकि देखिए कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और ये भी एक हकीकत बात है कि उस कोर्स से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कमाई हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन कोर्स केवल वो एक ज़रिया है आप सभी लोगों को जोड़ने के लिए। और यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर क्लास को, आज तक आपने जो भी क्लासेस पढ़ी होंगी, हमेशा आपको उन सभी क्लासेस से बेहतर यहाँ पर हम देने की कोशिश करेंगे। हर क्लास में, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों ने कोर्स अब तक खरीद रखा है, अच्छी बात है, नहीं खरीदा है बहुत जल्दी खरीदिए। देखिए मैंने वहाँ पर एक इस समय हमारा जो कोर्स है उस कोर्स पर एक कूपन कोड है रजनीश सर, अगर आप वहाँ पर लिखेंगे, जैसे ही आप स्टोर पर जाएंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो एक 3-in-1 कोर्स जो स्टार्ट हुआ है, तो 3-in-1 कोर्स में अगर आप कूपन जो कोड है, कूपन कोड, उस कोड की जगह रजनीश सर लिखेंगे कैपिटल में, मैंने वहाँ बताया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। तो उस टैग को आप क्लिक करके वहाँ से कॉपी कर लीजिए और रजनीश सर जब लिखेंगे तो आपको 99 रुपीज़ का रिबेट भी इसमें मिल रहा है और वो रिबेट आपका अभी अगले 3 से 4 दिन के लिए है। 15 तारीख तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 99 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल रहा है। चलिए ठीक है, तो वहाँ आप आ जाइए, उसको आप खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आप आज खरीदेंगे, आज आप परचेस करेंगे या आने वाले 4-6 दिन बाद, आपको 31 दिसंबर तक का ही पेमेंट करना है। भले ही आप 1 महीने बाद खरीदिए, आप पीछे हो जाएंगे, लेकिन 31 दिसंबर तक का जो पेमेंट है वो आपको पेमेंट उतना ही करना पड़ेगा। 999 इसका पेमेंट रखा गया है। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, पिछली जो वीडियो थी उसमें इसके बारे में बता दिया था। चलिए ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा और जितने भी लोग ऐसे हैं, नए हैं, जो आज पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास में और देखते हैं क्या यहाँ पर कंटेंट है। संख्या पद्धति में हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है। संख्या पद्धति जो कि मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत टाइप की चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। एक बड़ा चैप्टर है
अच्छे से समझना पड़ेगा। वन बाई वन जो भी पॉइंट बताए जाएंगे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करके चलने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो मिलते हैं किसी भी एग्जाम में वो आपको संख्या पद्धति से ही मिलते हैं। चलिए ठीक है, तो अगला पेज स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पर हमने संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए उसमें जो क्लासिफिकेशन किया है, हम किस टाइप के प्रश्नों को यहाँ पढ़ेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे संख्याओं के ज्ञान पर आधारित, मतलब संख्याओं पर आधारित सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और सेकंड टाइप जो रहेगा हमारा वो विभाज्यता के नियम पर आधारित होगा। विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबल जो होता है, कौन सी संख्या किससे कटती है, उसके क्या नियम होते हैं। इसके बाद हम यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक पढ़ेंगे। आफ्टर इट हम पढ़ेंगे यहाँ पर संख्याओं पर आधारित सूत्र संबंधी कुछ प्रश्न रहेंगे, उनको यहाँ पर पढ़ा जाएगा। भाग विधि पर आधारित पढ़े जाएंगे जिसमें भाजक, भाज्य और इस टाइप का कई प्रश्न बनते हैं। एक से अधिक शेषफल वाले भी प्रश्न बनते हैं। बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, उन पर अभी जिक्र करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसके बाद हम गुणा भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे जो थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं। घातांकीय भाग पर आधारित ये सबसे ज़्यादा इस समय एसएससी +2 और एसएससी सीजीएल की बात करें या यूपीएसआई की, तो इस टाइप का प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाने लगा है आजकल। इसमें हम बात करेंगे। अंकों पर आधारित हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में मिलते हैं। और जानवरों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। और इसके बाद गुणा जोड़ या भाग पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा जाएगा। और उसके बाद जो आखिरी क्लास रहेगी उस आखिरी क्लास में जो कुछ भी बचेगा, जिस टाइप के भी प्रश्न बचेंगे, मिसलेनियस जो क्लास रहेगी हमारी विविध, उसमें हर टाइप का प्रश्न जो भी इसके अलावा बचेगा। देखिए जिन लोगों ने आज इसको, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है, इसमें प्रश्नों की संख्या कभी खत्म नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। और सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक क्लास इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी। और विविध वाली जो क्लास रहेगी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि इस क्लास में हम सारे वही प्रश्न लेंगे जो प्रश्न पिछले समय में आए हुए हैं। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। संख्याओं के ज्ञान से संबंधित आज मुझे टॉपिक लेना है और उसमें आज मैं बताऊंगा आपको कि संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनको हमें भी पढ़ना है, उनको समझना है। अभी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, आप यहाँ देख रहे हैं स्मार्ट क्लास, कल से ही मैंने बताया था, लेकिन अभी भी क्या है कि इसको जो डिवाइस इसकी जो होनी चाहिए थी, क्या है कि बाहर से आना था, डिस्पैच हो चुका है वहाँ से, लेकिन कुछ चीज़ें अभी, कुछ इंस्ट्रूमेंट की कमी रह गई है। तो अभी भी आपको भले ही ये डिजिटल क्लास नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारा पुराना वाला मार्कर ही अभी काम करेगा अगले 2-4 दिन। कोई नहीं, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और देखिए यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमने लिखा हुआ है प्राकृत संख्याएँ। आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं। बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। देखिए प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के कहाँ तक होती हैं? कुछ लोग कहते हैं 9 तक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, नेचुरल नंबर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और इनकी जो संख्या होती है 1 से शुरुआत होती है, जिससे हम किसी को भी काउंट करते हैं, और ये अनंत तक होती है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए जो लोग भी फर्स्ट टाइम आज पढ़ रहे हैं, आज से इसी क्लास से जितना कुछ बताया जाए उसको आप कंप्लीट करते रहिए। एक बार देखना पड़े, 2 बार देखना पड़े, बस आप उसको हर हालत में कंप्लीट करिए। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि किसी भी एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, जो आगामी एग्जाम है, हमने 3 से 4 एग्जाम को तो टारगेट किया ही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछली क्लास में, और अभी दोबारा एक बार बता देता हूं कि यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और आपका जेल पुलिस का जो एग्जाम है, और इसके साथ साथ लेखपाल की भी तैयारी। क्योंकि जहां आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है कि यूपीएसआई का मैथमेटिक्स अलग होगा। हाँ, थोड़ा सा अपडेट जरूर होता है, थोड़ा सा लेवल अप जरूर होता है, लेकिन सब कुछ यही पढ़ना है। इन्हीं में हम उन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। और जैसे ही वो भर्ती आ जाएगी, जिस समय उसका एग्जाम होने वाला होगा, उससे 1 महीने पहले हम एक स्पेशल सीरीज भी चला देंगे हर चैप्टर से रिलेटिव, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उस समय भी देखा जाएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर्स। और होल या पूर्ण, पूर्ण कहने से मतलब क्या होता है? पूर्ण कहते ही समझ में आता है कि पूरी, यानी कि सभी। तो यहाँ पर कुछ अगर बचा हुआ है तो उसको भी ले लिया जाएगा, जिसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के ये कहाँ तक रहेगा? इसकी भी जो लिमिट रहेगी वो अनंत तक रहेगी, मतलब इनफाइनाइट रहेगी।
ठीक है। इसके बाद फिर आता है सम संख्याएं, और देखिए सम संख्याएं क्या होती है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, या फिर आप कह सकते हो 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी संख्या के अंत में होते हैं तो वो संख्या कैसी होती है, सम होती है, चाहे कोई कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो। एक आपको यहाँ पर ये देखिए दोनों नंबर दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों नंबरों को अगर आप देखेंगे, दोनों जो मोबाइल नंबर हैं, आप दोनों का अंतिम अगर अंक देखें, लास्ट वाला अगर डिजिट देखें, तो आपको यहां पर सम दिखाई दे रहा होगा, ये 2 और ये 6। इसका मतलब ये पूरी 10 नंबर की जो एक बड़ी संख्या है, ये संख्या भी कैसी है, सम है। ठीक है, तो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाएगा, समझ लीजिए कि वो संख्या कैसी होती है, सम होती है। इसके बाद देखिए विषम संख्याओं की अगर बात करें तो जो संख्या 2 से नहीं कटती, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम कहलाती हैं। तो ये विषम संख्याएं हैं, इनको आपने समझ लिया। इसको इवन कहते हैं, इसे ऑड कहते हैं इंग्लिश में। ये होल नंबर्स हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर जो रहेगा वो अभाज्य संख्या रहेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से रिलेटिव प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अभाज्य संख्याओं से रिलेटिव प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। छोटे से छोटा प्रश्न भी जो आएगा, यूपी पुलिस, एसआई वगैरह, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में, और यहां तक कि यूपी पीसीएस, अगर आप पिछले साल का ही पेपर 2019 का अगर आप 18 का पेपर उठा लीजिए, तो 18 का जो पेपर था लोअर पीसीएस का, उस पेपर में भी एक यहां से सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां पर रखा हुआ मिला था। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या प्रश्न होता है। सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या का मतलब है अभाज्य। भाज्य मतलब भाग दे देना, और अभाज्य यानी कि जिसमें भाग ना लगे, यानी कि ऐसी संख्या जो किसी से भी ना कटे, ऐसी संख्या जो पूरी तरह से किसी से ना कट पाए, या फिर जिसका गुणनखंड ना हो पाए। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो यहां सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आपको याद रखनी है कि इसमें सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। और इसी प्रश्न का मैं बात कर रहा था 2018 में, उत्तर प्रदेश का जो टीईटी का एग्जाम होता है, 2018 में प्रश्न पूछा गया था, सबसे छोटी शून्येतर अभाज्य संख्या कौन सी है। वो उन्होंने एक शून्येतर वर्ड यहां पर लगा दिया था कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ उन्होंने पूछना चाहा था कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है। ठीक है, यूपी पीसीएस में भी यही सवाल था, सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी यही सवाल था, सेम यही प्रश्न पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप यहां से याद रखेंगे। हालांकि इस पे और भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये प्रश्न कहां कहां पूछे गए थे। चलिए ठीक है, तो देखिए 2 के बाद अगली संख्या 3 हो जानी है, फिर 5 होगी, और 5 के बाद 7 हो जाएगी, और इसके बाद कुछ लोग बोलेंगे 9 होगी, लेकिन 9 नहीं, 9 तो 3 से कट जाता है। तो जो संख्याएं किसी से कट जाती हैं वो संख्याएं भाज्य कहलाती हैं, जो संख्या किसी से नहीं कटती वो संख्या अभाज्य कहलाती है। तो यहाँ पर हम 11 ले लेंगे, 11 के बाद 13 हो जाएगा, और इसी तरह से देखिए इनकी संख्या भी अगर हम बात करें तो ये भी अनलिमिटेड होता है, इनकी भी कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हम अभाज्य संख्याओं से रिलेटिव अगर बात करें तो यहाँ कई और प्रश्न बनते हैं। उनमें से एक चीज ऐसी मैं बताऊंगा आपको जो आपको अभी नोट कर लेनी चाहिए, वो क्या है कि 1 से 50 तक, देखिए मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि प्रश्न यहां से बनने लगा है। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को और किसी भी किताब को उठाएंगे तो आपको यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो ये आप देखिए किसी फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि कितनी संख्याएं होती हैं, लेकिन आप याद रख सकते हो, क्योंकि मैं 2-3 फैक्ट यहां पर बताऊंगा और आपका प्रश्न वहां से आपका जो सॉल्यूशन रहेगा, कोई भी प्रश्न आएगा उसका सॉल्यूशन काफी आसान हो जाएगा अगर आपको ये 2-3 फैक्ट याद है तो। क्या है सबसे पहला कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसका जवाब रहेगा 15। 1 से 50 तक अगर हम लिखें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह से, तो ये जो सभी संख्याएं होंगी 50 तक अगर हम देखें तो इनकी संख्या रहती है 15। और इसके बाद प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसका जवाब क्या रहेगा। तो कई लोगों को ये लगता है कि इसका जवाब 1 से 50 तक अगर 15 है तो 1 से 100 तक अगर हम देखेंगे तो फिर कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। ये कई लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर ये फिक्स होता तो इसका कोई ना कोई फॉर्मूला भी जरूर होता, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है, केवल आपको निकालने के बाद उसको याद रखना है। और एक फैक्ट और, 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं,
तो ये देखिए 19 संख्याएं होती हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से कैसा प्रश्न पूछा जाता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्ट याद रखने के लिए मैंने आपको क्यों बोला। देखिए इसी क्लास में हमने कुछ प्रश्नों को लिया हुआ है। हमने इस क्लास में प्रश्न लिए हैं जिनमें से एक आया हुआ प्रश्न है एसएससी में, और वो प्रश्न आया था 67 से लेकर के या शायद 60 से लेकर के 110 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कुछ इस तरह का प्रश्न है। तो एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 की अगर मैं बात करूं तो 80 से 90 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। एसएससी में एक बार पूछा गया 110 से 120 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब सपोज कीजिए उन्होंने प्रश्न आपसे पूछ लिया 1 से लेकर के 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और अगर आपको पता है कि 1 से 50 तक 15 होती हैं तो 50 से 60 के बीच आप निकाल सकते हो। 2-3 संख्या जो भी निकल के आएंगी आप उनको निकाल लीजिए, आप बता सकते हो कितनी संख्याएं होती हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप ये फैक्ट कम से कम याद रखें। ठीक है, तो अब क्या है कि 1 से 50 तक या 1 से 100 तक ये सिंपल नहीं पूछा जाता, सीधा सीधा नहीं पूछा जाता। मान लीजिए 1 से लेकर के 120 तक अभाज्य संख्याएं पूछ ली कितनी होती हैं, और 100 तक की आपको पता है कि 25 होती हैं, तो 100 से लेकर के 120 के बीच की तो 2-4 संख्याएं निकलेंगी, उन्हें तो निकाल सकते हो। जब उन्हें निकाल लोगे तो आपका आंसर भी बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये फैक्ट याद नहीं है और आपसे 1 से लेकर के 110 तक की या 120 तक की संख्या पूछी जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको दिक्कत हो जाएगी, आप काफ़ी समय ले जाएंगे। ठीक है, तो या फिर गलत भी हो सकता है। तो ठीक है, फिर ये बात आपको नोट कर लेनी थी। इसके बाद देखिए भाज्य संख्या यहाँ पर हमने लिखा है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्या है उतना ही कम इंपॉर्टेंट शब्द जो बनता है, कम इंपॉर्टेंट बनेगा वो भाज्य बनेगा। यहाँ से सवाल रेयर में ही कभी पूछा जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से नहीं बनता है। चलिए, तो इसके बाद देखिए अब अगर हम बात करें ये भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, तो अभाज्य का मतलब होता है जो संख्याएं किसी से भी डिवाइड नहीं होती। तो भाज्य का मतलब होता है जो संख्याएं किसी न किसी से डिवाइड हो जाती हैं। तो ऐसी संख्या सबसे पहले 4 होगी, उसके बाद 6 होगी, फिर 8 आएगी, 9 भी आएगी, 10 भी आएगी, और 11 के बाद 12। तो इस तरह से इनकी जो लिमिट है वो भी इनकी लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होती है, मतलब इनफाइनाइट तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। इसके बाद देखिए हम बात करें सह अभाज्य संख्या की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य को अगर इंग्लिश में कुछ बच्चे अगर समझते होंगे तो उनको पता होगा, सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम। ठीक है, को प्राइम होता है। तो को प्राइम से मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए सह अभाज्य को मैं बता देता हूँ। सह अभाज्य का मतलब है ऐसी संख्याएं, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं, कभी ये एक संख्या नहीं होती, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनको कोई एक संख्या ना काट पाए, जो किसी एक से ना कटे। या आप दूसरे शब्दों में समझ लीजिए इस बात को, बिल्कुल परफेक्ट आपको बता दूं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 के अलावा कुछ और ना हो। ठीक है, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मासा 1 के अलावा कुछ और ना हो, यानी वो 1 के अलावा किसी और से ना कटे। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी, अब देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए 11 और 13 दे दिया, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये सह अभाज्य हो जाएगा, क्योंकि ये तो है ही आपस में अभाज्य संख्या है ऑलरेडी। 11 किसी से नहीं कटता, 13 किसी से नहीं कटता, तो ये दोनों संख्याएं कैसी हो जाएंगी, सह अभाज्य। इनको कोई भी संख्या काटने वाली नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर हम संख्याएं कुछ इस तरह की ले लें, एक हमने 18 ले लिया, एक 25 ले लिया, तो क्या ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी? नहीं होंगी, ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। बस यही बात बतानी थी आपको। देखिए ये 18 है, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, और ये जो है 25, ये आपका 5 से कट जाएगा। लेकिन ये जो है 5 से कट जाएगा, लेकिन ये दोनों, अगर हम 18 और 25 दोनों की बात करें, तो क्या ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटेंगी? इन दोनों का अगर हम मासा निकालें तो 1 के अलावा कुछ और आएगा? नहीं आएगा। तो ये संख्या भी कैसी हुई, सह अभाज्य संख्याएं हुई। मतलब वो संख्याएं भले ही इकलौती संख्या किसी से भी कट रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क किससे पड़ता है कि दोनों संख्याएं किसी एक से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद देखिए फिर बात करते हैं यहां पर हम परिमेय संख्या की। देखिए परिमेय संख्या में सवाल आते रहेंगे, मैं आपको समझाता रहूंगा। यहाँ पर थ्योरी है थोड़ी सी, वो बता देता हूँ। और साधारण भाषा में बता दूं तो परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, जिस संख्या को हम P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, समथिंग अपॉन समथिंग, और उसमें एक कंडीशन होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0।
Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हम कौन कौन सी संख्याओं को रख सकते हैं, तो वो संख्याएं देखिए, जैसे हमने केवल रखा 5/7, ठीक है, 5/7, या हमने रखा 2/5, ठीक है, हमने रखा 1/4। तो ये संख्याएं हैं जिनको हम पूरा पूरा काट सकते हैं, ये कट जाएंगी। अगर ये पूरी पूरी कट रही हैं, जैसे ये 0.4 हो जाएगा, ये वाला 0.25 हो जाएगा, और ये भी अगर ये एग्जैक्ट आ रहा है, तो अगर पूरी पूरी संख्याएं कट रही होती हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए √9 दे दिया, तो √9 क्या होगा, क्या ये परमेय होगा, ये भी परमेय होगा, क्योंकि इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। ये जब बाहर निकाला जाएगा तो ये 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, परमेय है। और अगर केवल 3 दे दिया तो भी ये कैसा है, परमेय है, ठीक है। अगर ये 3 दे दिया अकेला, या 5 दे दिया, 7 दे दिया, तो भी ये क्या है, परमेय है। और अगर अंडर के अंदर हमने 27 दिया, पावर चढ़ा दी 3, कर्णी घात चढ़ा दी 3, इसे बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है, ये भी परमेय संख्या है। अगर √12 दे दिया, ये परमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरमेय होगा, क्योंकि √12 को हम पूरा पूरा बाहर नहीं निकाल सकते। बस यही बात। अब देखिए, अगर मान लीजिए 1.5 दे दिया जाए, 1.5 क्या दिया जाए, 1.5 दे दिया जाए, तो ये भी क्या है, ये एक परमेय संख्या होगी। ये परमेय संख्या होगी क्योंकि दशमलव हटाने के बाद हम 0 लाएंगे तो ये पूरा पूरा कटा हुआ है, या फिर हम ना भी लाएं, ये एग्जैक्ट है ना, पूरा कटा हुआ है, फिक्स है। जैसे कहीं पर लिख दिया जाता है 1.3333 और डॉट डॉट करके आगे छोड़ दिया जाए, इसका मतलब ये 1.3 जो है ये 3 दशमलव के बाद चलता रहेगा, चलता रहेगा, मतलब ये परमेय नहीं है, ठीक है। परमेय क्या होता है, जो पूरा पूरा कट जाए, भले ही वो 4-5 अंकों के बाद कटे, जा करके दशमलव के कई अंकों के बाद कटे, लेकिन पूरा पूरा कट जाना चाहिए, वही क्या होता है, परमेय संख्या होती है। अब अगर हम अपरमेय की बात करें तो वैसे मैंने इनडायरेक्टली आपको अपरमेय समझा दिया। अपरमेय क्या होता है, अंडर के अंदर ऐसी संख्या है, मान लीजिए √3 दे दिया, अंडर के अंदर ऐसी संख्याएं जिनको हम बाहर पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई अपरमेय संख्या की। और इसके बाद देखिए जुड़वा अभाज्य को हम यहां पर समझेंगे, तो जगह है अभी हमारे पास। जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ इस तरह का इश्यू है कि मुझे अभी यहाँ पर लिखना भी है और इरेज भी करना है, डिजिटल वर्क अभी पूरा नहीं कर रहा है, तो इसमें थोड़ी सी कमी मैंने बताया था रह गई है, वो 2-4 दिन में हो जाएगी। हालांकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये तो क्लास है, चल रही है, जो भी वर्क करना है पर्दे के पीछे हमें काम कर रहा है सारा, और बाकी आप जो देख रहे हैं वहाँ तो आपको डिजिटल जैसा ही फील होना चाहिए। और देखिए बहुत कई दिन ऐसे हो चुके हैं, कई दिन से मेहनत चल रही है, आप लोगों की वजह से बहुत दिनों से मेहनत चल रही है, और यहाँ तक हम पहुँचे हैं, स्टार्ट भी कर दिया है। और बहुत जल्द देखिए, अभी 1-2 दिन ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी टाइमिंग की इरेगुलरिटी रहे, इसीलिए अभी मैंने कोई भी टाइम टेबल पे बात नहीं की है। टाइम टेबल पे मैं जहाँ तक है कल बात करूँगा, और टाइम टेबल के हिसाब से भी आपके सारे बैचेस जो रहेंगे, सारी वीडियोस जो रहेंगी, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही डाली जाएंगी। हर एक वीडियो आपको टाइम से, अगर 7 बजे बोला जाएगा तो 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा, राइट टाइम 7 बजे। अगर 9 बजे बोला जाएगा तो 9 बजे आपको वीडियो मिलेगा, पूरे 9 बजे, ठीक है। आप 1-2 मिनट पहले तो आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन डिले नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और देखिए जितने बच्चे ऐसे हैं हमारे जो पहले से ही पेड कोर्स जिन्होंने ले रखा था और उनके कोर्स की वैलिडिटी अभी आगे तक है, तो ऐसे बच्चे मुझे एक बार फ़ोन कर लें, कांटेक्ट कर लें, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे वो बात कर लें, जिससे मैं उनको बता दूं कि उन्हें करना क्या है। और अभी कुछ दिन तक तो ऐसा रहेगा कि हम जो भी कंटेंट, अभी प्राइवेसी अभी नहीं लगाई है, जैसे ही हम इस कंटेंट पे प्राइवेसी लगाएंगे, जैसे ही हम इसको लॉक करना स्टार्ट करेंगे, तो उस समय हम आपका जो बैच एक बना हुआ है ऑलरेडी, जो आपका UPSI का एक बैच था जो पहले से चल रहा था, जून से चल रहा था, जून स्टार्टिंग से ही बैच चल रहा है, तो उस वाले बैच में भी आपको सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा, उसमें भी मिलेगा। तो अभी आपको क्या है कि नया जो सिलेबस है उसको खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो लोग पहले से ही पेड क्लास ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए हम बात करें जुड़वा अभाज्य। देखिए जुड़वा अभाज्य क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अभी इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ पर डेफिनेशंस भी अगर नहीं लिखी है, तो ये समस्याएं भी मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द अगली क्लासेस में ये रिमूव हो जाएंगी।
और अभी फ़िलहाल हमने स्टार्ट कर दिया है और बस मुझे स्टार्ट ही करना था जिससे आपका एक सिलेबस स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमें समय से कोर्स भी करना है और समय से आपकी प्रैक्टिस भी करानी है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? जुड़वा अभाज्य वो संख्या होती है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं। यहां पर देखिए हमने सहअभाज्य पढ़ाया, तो सहअभाज्य जब हमने पढ़ा तो सहअभाज्य में मैंने आपको क्या बोला कि ऐसी संख्याएं जो आपस में दोनों किसी एक से ना कटती हो। ठीक है, वहां मैंने ये नहीं बोला कि वो संख्या भाज्य होनी चाहिए या फिर अभाज्य होनी चाहिए, ऐसा शब्द यूज नहीं करा। ठीक है, तो जुड़वा अभाज्य में मैंने वो वर्ड यूज किया, जरा उस पर ध्यान दीजिए। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो होती हैं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। ठीक है, तो यहां पर ये जरूरी होगा, ये कंपलसरी होगा कि आप वहां पर अभाज्य संख्याएं लेंगे। ठीक है, जैसे 3 और 5, ठीक है, जिनका अंतर 2 है, 5 और 7 जिनका अंतर 2 है। हाँ भाई, अगला क्या बताया? 7 9, बहुत बढ़िया। क्या ये दोनों अभाज्य हैं? जरा बता दो मुझे। मैंने क्या बोला? ऐसी अभाज्य संख्या है जिनका अंतर 2 है। आप 7 9 नहीं ले सकते, 9 11 ले सकते हो। ले सकते हो ना? कैसे ले लोगे जब 9 नहीं ले सकते? तो 11 13 ले सकते हो। ऐसी मतलब आपको बिल्कुल डेफिनेशन ध्यान रखनी है। 11 13, अब 13 15 नहीं ले सकते। ठीक है, 15 17 नहीं ले सकते, 17 19 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद 23 के साथ कोई नहीं बनेगा क्योंकि 21 अभाज्य नहीं होता। सीधा सीधा बोल दिया 31 और 29 और 31 बन जाएगा, 33 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मतलब यहां पर आपको जो संख्या लेनी है वो सिर्फ अभाज्य ही होनी चाहिए, किसी से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ अभाज्य संख्या 41 43 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 23 नहीं होगा, 23 के साथ या तो 25 बनना चाहिए 2 के अंतर से, या 21 बनना चाहिए, नहीं बनेगा। चलो ठीक है, तो ये बात आगे समझ में, जुड़वा अभाज्य वाली ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होना चाहिए, ये बहुत कंपलसरी होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर संयुक्त भिन्न की, तो देखिए संयुक्त भिन्न क्या होता है, जैसे 2 सही 1/3 ये संयुक्त भिन्न होती है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें आवर्त भिन्न की, तो आवर्त भिन्न क्या होता है? कोई बताएगा यहां पर? नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। देखिए आवर्त भिन्न का मतलब होता है ऐसी भिन्न, जैसे हम लिख दिया 1/3, तो ये आवर्त भिन्न होगी। कैसे होगी? जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.3333, इसकी आवृत्ति कभी खत्म नहीं हो पाएगी, इसकी आवृत्ति होती रहेगी, इसका रिपीटिशन होता रहेगा। ठीक है, तो आवर्त भिन्न जो होती, आवर्त्य ये जो भिन्न होती है ऐसी भिन्न होती है जो कभी भी पूरी पूरी नहीं कटती है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या कोई भी भिन्न हो सकती है जो पूरी पूरी ना कटे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इसको इरेज करना पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ठीक है, इरेज हो गया है तो अगला पेज लगा लो, नेक्स्ट पेज। ये देखिए पहला सवाल यहां पर है और पहले सवाल को यहां पर हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं जब इरेज करूंगा उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना। जैसे इरेज हो जाए, जरा जरा से प्रश्न होंगे, इरेज करता रहूंगा, जैसे इरेज हो जाए अगला क्वेश्चन मैं बोलता रहूंगा, आप अगला क्वेश्चन लगाते रहिए। ये कोई वायरस कोई डिटेक्ट कर रहा है, जरा इसको हटा लो, अगर कुछ हट जाए तो, और नहीं हट रहा है तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, छोड़िए, रहने दीजिए। देखिए क्वारंटीन कर दो इसे, अगर हो जाए तो एक बार ट्राई कर लो, अगर हो जाए, वरना कोई बात नहीं। चलिए देखिए, इसके बाद हम आते हैं इस पहले प्रश्न पे, और पहला प्रश्न देखिए यहां पर क्या दे रखा है। पहला प्रश्न है संख्या 1497603 में 9 का स्थानीय मान कितना होगा। देखिए आप इस सवाल को यहां समझिए, मैंने कोशिश ये की है और अभी जो कोशिश की है मुझे खुद लगता है कि जितनी कोशिश में और आगे करने वाला हूं उसका ये सिर्फ 10 या 20% रहेगा। आगे बहुत ज़्यादा इस पे मैं कोशिश करने वाला हूं। यहाँ फिलहाल सबसे पहले हमारा सेटअप पे ज़्यादा ध्यान था और सेटअप ऑलमोस्ट हो चुका है, और इसके अब सारा ध्यान जो हमारा रहेगा वो कंटेंट पर रहेगा। और बिल्कुल मैं डेफिनेट बता रहा हूँ कि कंटेंट जो रहेगा वो इम्प्रूव होता जाएगा हर अगले चैप्टर से, और बस इसी चैप्टर में जैसा भी स्टार्टिंग में 1-2 क्लास में लग रहा है वो आपको फील होगा इसके बाद। और हालांकि इस क्लास में बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं जिसकी बात करना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि यहाँ जो हमने प्रश्नों को लिया है वो बहुत ही अच्छे प्रश्नों को एक एक करके रिलेटेड क्वेश्चंस को रखा हुआ है। तो देखते हैं किस तरह के प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, जरा समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए यहां पर है एक संख्या दी हुई है 1497603। इसमें पूछा जा रहा है कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा। दो बातें यहां पर आपको समझनी पड़ेंगी, एक तो आता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। हम जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मान। अब देखिए अंकित मान यानी कि ये उसकी अपनी फेस वैल्यू हुई, जातीय मान जो है ये अपनी एक फेस वैल्यू होती है। और यहां पर फेस वैल्यू का मतलब है कि किसी की जो वैल्यू है, जैसे 5 है तो 5 की वैल्यू क्या रहेगी? 5 रहेगी। 9 की वैल्यू क्या रहेगी? 9 रहेगी। लेकिन यहां हम अगर बात करें तो स्थानीय मान की बात कर रहे हैं, और स्थानीय मान का यहां पर जो मतलब है वो क्या है कि 9 जो है, 9 का स्थानीय मान पूछा है, तो यहां पर मतलब रहेगा कि 9 का स्थान क्या है, उसकी वैल्यू स्थान के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि 9 कहां पर आ रहा है, तो देखिए मैं दोबारा यहां लिखता हूं 1497603। तो यहां आप देखेंगे कि 9 कहां पर लिखा हुआ है, 9 के नीचे एक बार 9 लिख लीजिए और उसके बाद देखिए आगे कितने अंक हैं यहां पर, 1 2 3 4, तो 4 बार 0 लगा दीजिए। तो इसका जो स्थानीय मान होगा कितना हो जाएगा? 90,000। 90,000। और या फिर आप ऐसे समझिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 मतलब 9 का जो स्थानीय मान है वो 10,000 नंबर पर आ रहा है, यानी 9 गुणा 10,000। तो 9 गुणा 10,000 मतलब 90,000 हो गया। ठीक है, तो ये इसकी अपनी जो है स्थान वाली जो वैल्यू हुई इसकी, मतलब इसकी ये प्लेस वैल्यू हुई कि वो किस स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, कर्सर अलग हटा दो इसका, ये बॉर्डर लाइन आ रही है यहाँ पे, किसी भी साइड कर दो अपने आप हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई, फेस वैल्यू वाली बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, तो इसके बाद देखिए हमने अगला एक प्रश्न लिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न लगाओ भैया। क्या दिक्कत है? देखिए यहां पर दूसरा प्रश्न ले लिया है, और दूसरा जो प्रश्न है वो आप देखिए यहां पर क्या है, एक संख्या दी हुई है 5893,070, और यहां पर भी 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का डिफरेंस पूछा हुआ है। तो यहां आप देखिए क्या होगा, 5893,070। यहां पर अगर हम 9 के स्थानीय मान की अगर बात करें तो स्थानीय मान क्या रहेगा, इसका 90,000 रहेगा, क्योंकि इसका जो नंबर आ रहा है कहां पर आ रहा है, 10,000 पर आ रहा है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि 9 के बाद अभी भी कितने और अंक हैं, तो 4 अंक हैं, इसका मतलब यहां पर 4 जीरो आ जाएंगे, और अगर 4 जीरो आएंगे तो ये हो जाएगा 90,000। इसके बाद कहा है कि इसके जातीय मान का अंतर बताइए। अब 9 का जातीय मान क्या होगा? 9 का जातीय मान 9 ही होगा, क्योंकि किसी भी अंक की जो फेस वैल्यू है या अंकित मान है वो हमेशा वही रहता है। ठीक है, तो यहां पर उसका जो मान रहेगा 9 रहेगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 10 से 9 गया तो 1 बचेगा, और यहां 9 बचा हुआ है, यहां भी 9, यहां भी 9 और ये भी 9, और ये जो है यहां से 1 आप पहले ही ले चुके हो, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 8। यानी कि आपका यहाँ से डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, तो ठीक है, फिर बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद देखिए अगला एक स्थानीय मान जातीय मान से रिलेटिव बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पर कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इस टाइप के प्रश्न को शायद पहली बार पढ़ा होगा। 75486 पूछा जा रहा है कि इसमें 8 का स्थानीय मान बताइए। तो गलती करने वाले लोग क्या करेंगे, यहां पर 8 लिखा और इस साइड में एक 0 लगा दिया और आंसर दे दिया 80। हालांकि हमने ऐसा ऑप्शन यहां पर नहीं रखा है कि कोई गलती से भी गलती कर पाए, उसको समझ आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। अगर मैंने यहां पर 80 ऑप्शन रखा होता तो शायद कई लोग इसको आंसर लगा भी सकते थे, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट है पिछले वाले प्रश्न से। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या होगा। या मान लीजिए यहाँ ये जो दशमलव लगा हुआ है ये दशमलव ना होता, तो अगर 8 का स्थानीय मान पूछा होता तो कितना आता? 80 आ जाता। ये ऐसा क्यों होता है? हम क्या करते हैं कि जहाँ पर 8 लिखा हुआ है, हम 8 के नीचे 8 लिखने के बाद
इसी साइड में क्यों जाते हैं, हम अंकों को इसी साइड के अंकों को क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि हम हमेशा गिनते भी तो यहीं से हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। या आप ये समझ लो कि इसमें दशमलव कहां पर लगा होगा, यहां लगा होगा। जब भी किसी संख्या में दशमलव नहीं लगा है तो माना जाता है कि उसके बिल्कुल लास्ट में दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो हम दशमलव की ओर देखते हैं, कितने अंक अभी और हैं। ठीक है, कितने अंक अभी और हैं। तो यहां देखिए, अगर हम दशमलव की ओर देखें तो एक अंक था, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर 1 0 दे दिया। अब अगर हम बात कर लें इस वाले प्रश्न की, तो यहां पर 8 के नीचे 8 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दशमलव की तरफ अगर देखेंगे तो 3 0 के बाद तब दशमलव आएगा। ठीक है, तो इसका जो स्थानीय मान रहेगा वो क्या रहेगा, 0.000 और 8। ठीक है, तो यहां पर आपने स्थानीय मान, जातीय मान से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा। और इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं आपको सारे लॉजिक बताता चलूंगा, आप करते रहिए, इससे सॉल्व करिएगा। हालांकि इस सवाल में डिविजिबल वाला एक नियम लगेगा, और डिविजिबल अभी हमने विभाज्यता नहीं पढ़ाई है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। अगर इजी हुआ आपको समझाना तो ठीक है, वरना इसको आगे बढ़ा लेंगे। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी वाली इनमें से वो संख्या है जो संख्या इनमें अभाज्य है, मतलब किसी से नहीं कटने वाली है। तो अब देखिए इसका नियम क्या होता है। पहले मैं नियम की अगर बात करूं तो नियम क्या है, देखिए अगर कोई संख्या है, जैसे यहां पर हम 311 को ही चेक करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 311 का वर्गमूल लेंगे। अब 311 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 311 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए मैं सवाल यहां पर समझा देता हूं, हालांकि इसमें विभाज्यता के नियम से संबंधित चीजें कुछ आएंगी, तो जिन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा कम समझ आएगा, वो इसको अभी छोड़िए। मैं नेक्स्ट टाइम जब अगली क्लास रहेगी, विभाज्यता से संबंधित क्लास रहेगी, तो वहां पर भी ऐसे एक प्रश्न को ले लिया जाएगा और आपको समझा दिया जाएगा। फिलहाल मैं यहां बता देता हूं। देखिए 311 का हम वर्गमूल लेंगे, तो देखिए करेंगे क्या कि वर्गमूल को हम एग्जैक्ट नहीं लेंगे, वर्गमूल को हम लगभग ले लेंगे। तो इसका देखिए देख लेते हैं, 311 का अगर हम वर्गमूल लें तो कितना आएगा, लगभग 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 का वर्ग जो होता है नियर अबाउट 311 होता है, मतलब 324 होता है। ठीक है, तो अगर यहां 18 लिया है तो अब इसका नियम क्या होता है, आपने इसका वर्गमूल ले लिया, तो वर्गमूल लेने के बाद आप ये देखिए कि इस वर्गमूल से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 3 5 7 11 13 और 17, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए कई लोग जिनको ये नियम नहीं पता होगा वो क्या कर रहे होंगे, वो ये कर रहे होंगे कि किसी भी संख्या को देखा, 2 से काट के देखो, 3 से देखो, 4 से देखो, 5 से देखो, 6 से देखो, कुछ इस तरह का नियम लगाते होंगे, जिसको ये नहीं पता है कि इसका नियम होता क्या है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसमें आपको 1 2 3 4 5 या लगातार किसी संख्या से काटने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, इसका लगभग वर्गमूल ले लीजिए। आपने लगभग इसका वर्गमूल ले लिया 18, और 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को यहां पर लिख लिया। ठीक है, तो इनसे अब काट के देखोगे आप, सिर्फ इन संख्याओं से, अगर कटेगा तो इनसे कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा, किसी कीमत में नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये इसका एक नियम होता है। अब देखिए 2 से ये संख्या कटेगी नहीं, क्योंकि 2 का नियम होता है कि 2 से हर सम संख्या कटती है। 3 से ये कटेगा नहीं, क्योंकि 3 का नियम होता है, मैं यहां पर रिवाइज भी बोलता जा रहा हूं, जिससे आपको नियम अगर आपने कभी पहले पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो देखिए 2 से कटने का नियम होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में एक सम अंक होना चाहिए, सम संख्या ही 2 से कटेगी, तो ये संख्या कोई सम नहीं है, ये नहीं कटेगी। 3 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 3 से कटने का नियम होता है उसके अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा भी नहीं है। 1 1 2 3 5 5 जो है वो 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद हम अगर 5 की बात करें तो 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का नियम कुछ और होता है। 5 का नियम होता है जिस संख्या के अंत में 0 या फिर 1 आ जाए, समझ लीजिए 0 या फिर 5 आ जाए, वही संख्या 0 और 5 में से कोई एक आ जाए तो वही संख्या 5 से कटती है। जैसे आप 5 का पहाड़ा पढ़ते हो, 5 10 15 20 25, ठीक है, तो हर बार आप देख रहे हो कि 0 या 5 ही आता रहता है लास्ट में। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या फिर 5 आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो संख्या कटेगी, अदरवाइज 5 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या भी नहीं कटने वाली। इसके बाद देखिए बात करें हम 7 की, तो 7 का जो नियम है, 7 का नियम बहुत ही बेढंगा नियम होता है, बहुत ही बेकार सा नियम होता है, जिसका यूज
अक्सर टीचर्स भी नहीं करते कभी कैलकुलेशन में, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी नहीं करेंगे अगर मैं बता भी दूं। चलिए बता देता हूं क्या नियम होता है 7 का नियम। हालांकि हम नियमों पे ज़्यादा ध्यान ना दें तो अच्छा है, क्योंकि नियम से रिलेटिव हमारी अगली क्लास रहेगी। तो फिलहाल ये देखिए, चलिए मैं 7 से ऐसे ही काट के देखता हूँ। 7 चौक 28, 31 बचेगा, नहीं कटेगा। 11 से भी ये नहीं कटेगा, पक्का है। और 13 से अगर हम काट के देखेंगे तो 13 दूनी 26, और यहाँ से बचेगा 5, तो 51 हुआ, नहीं कटेगा। 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, और यहाँ से बचेगा 14, 141 हो जाएगा। 17 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब हमारा पहला आंसर इसमें बिल्कुल सही था। हालांकि अगली संख्याएं जो है वो कट जाएंगी। अब देखिए आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, आपका क्या काम रहेगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, जो भी लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पॉज कर लीजिए, और आप देखिए इसमें से कि 311 तो चलिए ठीक है, सर ने बता दिया कि अभाज्य है, आंसर बिल्कुल राइट है। लेकिन ये वाली संख्याएं किस किस से कट रही हैं जरा चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका भी वर्गमूल ले लेंगे, इसका भी और इसका भी, और वर्गमूल लेने के बाद उस वर्गमूल तक जितनी उससे छोटी अभाज्य संख्याएं होंगी उनसे काट के देखेंगे। उनमें से किसी न किसी से ये जरूर कट जाएंगी, क्योंकि ये सभी संख्याएं भाज्य होंगी, क्योंकि हमने अभाज्य संख्या को आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, तो आप एक बार इसको करके देखिएगा, इन तीनों संख्याओं को आप करके देखिए कि ये किस किस से कट रही हैं, जरूर कट जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। मैंने आपको परमेय संख्या बताई थी। परमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या P/Q की फॉर्म में होती है, जिसमें अपॉन में आने वाली संख्या 0 नहीं होती, और जिस संख्या को हम कंप्लीट काट सकते हैं, पूरा पूरा काट सकते हैं, वो संख्या परमेय होती है। अब देखिए ये संख्या तो परमेय हो नहीं सकती, क्योंकि ये पूरी पूरी नहीं कटी है। इसमें 3.202002000 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या किसी कीमत पे अपरमेय संख्या नहीं हो सकती, सॉरी परमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी अगर बात कर लें सी वाले नंबर की, क्योंकि बी यहां पर ऑप्शन सही है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये दशमलव के बाद देखिए एक जगह पे जाकर के इसको एंड कर दिया गया है, मतलब ये संख्या पूरी पूरी कटने वाली है। ठीक है, एग्जैक्ट कट रही है ना, पहली वाली संख्या नहीं कट रही थी तो डॉट 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 करके आगे छोड़ दिया था, क्योंकि वो कट नहीं रही थी। अब √3 + 1 की अगर हम बात करें तो √3 क्या होता है। √3 तो खुद में एक अभाज्य संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि √3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो पूरी पूरी वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, वो भी क्या होता है 1.7321, 1.7321, ये चलता रहता है, तो वहां पर भी एग्जैक्ट नहीं आता। तो जब उसमें हम एक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी कैसा रहेगा, अपरमेय रहेगा। इसकी वैल्यू हम पूरी पूरी फाइंड नहीं कर सकते। अब बात करें अगर हम पाई की, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं भाई पाई तो इसमें परमेय संख्या होती है, और मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपसे कभी पूछा जाए बताइए भाई 22/7, क्या 22/7 एक अभाज्य परमेय संख्या है या नहीं है, तो देखिए 22/7 को माना गया है कि एक परमेय संख्या है। 22/7 को क्या माना गया है, ये एक परमेय संख्या है, क्योंकि ये समथिंग अपॉन समथिंग, किसी के बटे में कुछ आ रहा है, P/Q की फॉर्म में है। लेकिन अगर पूछा जाए पाई क्या है, तो ये तो रहता है आपका परमेय, और अगर पाई पूछा जाता है तो पाई होता है अपरमेय, क्योंकि ये जो पाई है ये कोई संख्या नहीं है। ये सवाल जब भी पूछा जाता है तो लोग मिस्टेक कर देते हैं, जैसे ही पाई को देखते हैं उसका मान 22/7 लगा देते हैं, और 22/7 जैसे नजर आता है तो लगता है कि ये तो P/Q की फॉर्म में आ गया, तो वहीं पे गलती हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर 22/7 दे दिया तो समझ लीजिए कि वो परमेय है, जबकि पाई अगर दिया है तो वो क्या रहेगा, अपरमेय रहेगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। अभी प्रश्न था, अच्छा इसमें कुछ और आगे भी ये फालतू लिख गया है, ध्यान नहीं दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। ये सब फालतू लिखा हुआ है जो मैंने कट कर दिया, उन्हीं आंसर्स को कॉपी यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें अपरमेय संख्या कौन सी है, तो देखिए पहली वाली संख्या ही हमें अपरमेय मिल गई, क्योंकि अपरमेय संख्या की क्या खासियत होती है, वह संख्या अपरमेय होती है जो संख्या जिसका एंड नहीं होता, जिसको हम कंप्लीट नहीं काट सकते। ठीक है, और इसी तरह से √, भी कैसा होगा, अपरमेय, पाई भी कैसा होगा, अपरमेय। इसका मतलब ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अपरमेय। ठीक है, तो आपको जवाब इसका मिल गया, और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए
देखिए यहां पर अगला सवाल है, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं, ये पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न था ये यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। सभी पूर्ण संख्याएं, अब आपको अगर संख्याओं का ज्ञान है तो आप बता सकते हो सभी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जीरो वाली। तो सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृत होती हैं या अपरमेय होती हैं या परमेय होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए? सभी पूर्ण संख्याएं, देखिए अगर ये प्रश्न जैसा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सभी पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याएं ये होती हैं, ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं, उसमें अगर जीरो को हटा दें तो बाकी सबकी सब कैसी मिलती हैं, प्राकृत मिलती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं प्राकृत होती हैं हर, लेकिन उसमें जीरो नहीं होता। और यहाँ पर अगर अपरमेय की बात करें तो अपरमेय तो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो से लेकर के जितनी भी संख्या होती हैं सभी परमेय जैसी होती हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है इसका परमेय होना चाहिए, क्योंकि जो भी संख्या है, अब देखिए अगर उसने बात यहाँ पर लगा दी है सभी, तो सभी की वजह से क्या होगा, सभी पूर्ण संख्याएं कह दिया। सभी पूर्ण संख्याएं यानी कि सभी पूर्ण संख्या में तो जीरो भी आ जाएगा, लेकिन क्या जीरो प्राकृत होता है? जीरो प्राकृत नहीं होता। अगर प्रश्न पूछा जाता सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं तो हम कह सकते थे पूर्ण संख्याएं होती हैं। हर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है कि नहीं भाई? एक से लेकर के सारी संख्याएं हो गई तो वो सभी संख्याएं आप उनको पूर्ण संख्या कह सकते हो। जैसे हमने कहा भाई बताइए एक प्राकृत है या पूर्ण, तो आप कहेंगे ये प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। हम कहेंगे भाई दो बताइए क्या है, तो दो भी प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। मैंने पूछा भाई बताइए 13 कैसी संख्या है, तो ये पूर्ण भी है प्राकृत भी है। अगर मैंने पूछा 0 क्या है तो कहेंगे ये प्राकृत नहीं पूर्ण है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर सभी प्राकृत संख्याएं पूछी जाती तो वो पूर्ण संख्याएं हो सकती थी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्याएं सभी नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें से एक 0 है वो नहीं हो सकता। तो यहां पर हम परमेय संख्या यहां पर आंसर दे सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या तो वही होती है जो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो 0 से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं कंप्लीट है, उनकी अपनी एक वैल्यू है तो वो फिक्स होती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न ले लो यहां से। अब देखिए ये वही प्रश्न आया जिसका मैंने बोला था आपको कि इस टाइप का प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाने लगा है। 50 और 80 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 50 और 80 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं, यानी आपको काउंटिंग बतानी है। तो देखिए 50 से लेकर 80 तक इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको क्या करना है, निकालना है। अगर आपको एक बात मेरी याद आ जाए तो आप यहां से आंसर लगा सकते हो 6। एक बात अगर याद आ जाए, वो क्या बात, जो फैक्ट मैंने बताया था वो यहां पर काम करेगा। मैंने क्या बताया था, 1 से 50 तक होती है 15, 1 से 70 तक होती है 19। इसका मतलब हो गया कि 50 से 70 तक हो गई 4। भाई 1 से लेकर के 50 तक 15 है, 1 से लेकर के 70 तक कितनी है, 19 है। ये हमने सिर्फ इनको इसलिए रटा है कि कहीं ना कहीं ये काम आ जाए। हालांकि हम इन सब चीजों को निकाल भी सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर के 50 तक की संख्या अगर आपको याद है, 1 से लेकर 70 तक की याद है, तो लिख सकते हो। लिखने में गलती भी तो कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, 9 को ही अभाज्य संख्या बता रहे थे, तो ऐसी गलती भी हो जाती है कई बार। तो यहां पर 1 से 70 तक अगर पता है, 1 से 50 तक पता है, तो आप 50 से 70 के बीच बता सकते हो कि 4 संख्याओं का अंतर है, ठीक है। और 70 से 80, अच्छा इसमें 6 आंसर मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे वो 90 और 80 का याद रहा, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। 70 से 80 के बीच अब हमें संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या अभाज्य है या नहीं। तो एक 71 होगा, एक 73 और एक 79 भी, यानी आंसर 6 नहीं 7 होगा, ठीक है। तो ये जो है 4 संख्याएं आपको कहां पर मिली, 50 से लेकर के 70 के बीच, और 70 से लेकर 80 के बीच में कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तो इस तरह से 4 और 3 कितना हो गया आंसर, 7 आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा प्रश्न आ चुका है, एसएससी वगैरह में अक्सर पूछा जाता है, रेलवे में अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अभाज्य संख्याओं से रिलेटिव मैंने बताया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचता
यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में, सीजीएल जैसे एग्जाम में अगर आता है तो लगा लीजिए कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या पूछा जाएगा पता नहीं, किस तरह का आएगा, लेकिन जितने पैटर्न यहां पर बताए गए हैं उम्मीद है कि उन्हीं पैटर्न में से आपको आएगा। यहां हमने 50 से 80 रखा है, हो सकता है आपके लिए 50 से 90 आ जाए, आपके लिए 60 से लेकर के 100 आ जाए, तो ये हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, इनमें से कौन सी एक निश्चित रूप से द्विअंकीय संख्या है। देखिए ये जो पैटर्न है, इस टाइप के कई सवाल यूपीएसआई 2017-18 में मिले थे, और ये जो प्रश्न है यहां पर, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सी एक निश्चित रूप से द्विअंकीय संख्या है। हमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से कैसी होगी, एक द्विअंकीय संख्या होगी। देखिए यहां पर ना एक जेड यहां पर और लिखा हुआ है, इसके पीछे छुप गया है, और ये पता नहीं क्यों ये हट नहीं रहा है, ये कोरोना से भी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है आज। चलिए कोई बात नहीं, उसे देखेंगे बाद में। फिलहाल यहां पर एक जेड है, मुझे याद है, तो आप इसको देखिए। तो हालांकि वहां तक पहुंचेंगे नहीं, हमारा आंसर पहले ही मिल जाएगा। इनमें से कौन सी एक निश्चित रूप से द्विअंकीय संख्या है, मतलब हमें चेक करना है कौन सी ऐसी संख्या है जो हर हालत में निश्चित रूप से 2 अंकों की बनेगी। ठीक है, तो यहां देखिए अगर हम बात करें, इसमें फिर एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी है कि एक्स वाई तथा जेड, एक्स वाई जेड ये धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, हाँ मैंने वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की बात नहीं की, हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होता है, फिर भी बता देता हूं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, जितनी संख्याएं प्लस में होती हैं, प्लस में, वो सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, और जो संख्याएं माइनस में होती हैं वो संख्याएं काल्पनिक होती हैं। ठीक है, तो धन पूर्णांक का मतलब भी यही होता है कि जो संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर होती हैं, मतलब धन पूर्णांक जो है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वही धन पूर्णांक भी होती हैं, जो आपने 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक पढ़ा था। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं, धन पूर्णांक होती हैं। जबकि काल्पनिक हम किसको कहेंगे, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जो नेगेटिव इंटीजर होती हैं। ठीक है, तो यहां पर साथ ही साथ एक बात और बता दी है। अच्छा हाँ, एक यहां पर मिस्टेक है, वो ये है कि इसमें रहेगा एक्स वाई और जेड क्या है, धन पूर्णांक है, लेकिन जीरो जो होता है वो भी धन पूर्णांक में गिना जाता है, इसलिए यहां पर दे दिया तथा x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये नॉट इक्वल का निशान होगा यहां पर। ठीक है, ये किसी वजह से रह गया होगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब x का मान जो है वो 1 से बड़ा है, ये बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर, चलिए 1 से बड़ा है मतलब 0 से बड़ा है, तो यहां पर इस वाले ऑप्शन को चेक करें। 0 से बड़ा है तो 1 मान लो, 0 से अगर बड़ा है तो 1 मान लो, और धन पूर्णांक है ना, इसका मतलब यह हुआ बाई का जो मान होगा, बाई का जो मान होगा वो कितना हो सकता है, बाई का जो मान होगा वो आप देखिए 0 भी ले सकते हो, या 0 छोड़िए, 0 के लिए अगर मना कर रखा है, y की वैल्यू आप वैसे तो आप फ्री होगी 1 से लेकर के 9 तक कोई भी ले सकते हो। चलिए अगर हमने 9 ले ली तब तो ये बन गई 2 अंकों की संख्या, लेकिन अगर हमने 8 ले लिया तो ये रह गई 1 अंक की। इसका मतलब ये निश्चित रूप से 2 अंकों की संख्या ये तो नहीं होगी। ठीक है, बात आई समझ में, मतलब ये है x प्लस वाई जो है, जिसमें हम x y z की वैल्यू कोई धन पूर्णांक लगाएंगे, 1 2 3 4 में से कुछ भी लगाएंगे 9 तक, तो ये संख्या जरूरी नहीं है कि 2 अंकों में जाए। हो सकता है इसका मान 2 हो, इसका मान 3 हो, ये 5 हो जाए, इसका मान 4 हो, इसका मान 2 हो जाए, ये 6 हो जाए। ठीक है, तो ये नहीं बना। इसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 10 गुणा। अब x का मान जो होगा वो आपको क्या रखना है, आपको 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रखना है। तो 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक जरा रख लो, एक बार 1 रख लो और एक बार मैक्सिमम भी रख लो, दोनों ही लेकर के चेक कर लो। देखिए इस पूरे चैप्टर में ऐसे सवाल आएंगे जो सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, सवाल बनते हैं ये, इसीलिए हर बार नए सवाल आपको मिलते भी हैं। हर किताब में जब भी आप नई किताब उठाओगे आपको लगेगा आपको कुछ ना कुछ नया मिला। ठीक है, तो हर बार जब भी आप क्लास लोगे आपको नए सवाल मिलेंगे, नई किताबें उठाओगे नए सवाल मिलेंगे। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें नए सवाल नहीं मिलते, लगभग वही पैटर्न होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है इसमें हर टीचर अपनी सोच के हिसाब से सवाल बना देता है। तो यहाँ पर बहुत सारे नए सवाल मिलते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो देखिए x का मान हमने यहाँ 1 लगाया और यहाँ पर कितना लगाया, 9 लगाया। ठीक है, तो इस तरह से अब y की वैल्यू
दूसरे ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। y की वैल्यू क्या लगाए भाई, कुछ भी लगा दो, 0 से लेके 9 तक, कुछ भी, 2 लगा दो, 9 लगा दो, जो आपका मन करे। तो इसे अगर सॉल्व करोगे, ये हमने कम से कम लगाया तो इसका आंसर क्या निकल करके आया 12, और इसको हमने क्या लगाया, ज्यादा से ज्यादा लगाया तो इसका आंसर क्या निकल करके आया 99। इसका मतलब ये निश्चित रूप से आप चाहें x और y की जगह पे 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक दीजिए, बस x को 0 मत दीजिए, मना कर रखा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ भी वैल्यू लगा के देखिए तो आपको आंसर क्या मिलेगा, डबल डिजिट में मिलेगा, यानी कि 2 अंकों की संख्या मिलेगी। बात आ गई समझ में? अगर कम समझ में आई है तो एक काम करो, फिर से लगा लो इसमें, x की जगह 4 लगा लो, y की जगह 6 लिख दो। x की जगह 4 लगा लिया तो 10 चौक 40 और 4 46, देखिए बन गई 2 अंकों की संख्या। अब कोई कहेगा कि भाई मैं तो x की जगह पे क्या लगाऊंगा, x की जगह 12 लगाऊंगा। तो भाई ये बात हो रही है धन पूर्णांक की, कोई एक ही संख्या तो होगी, x की वैल्यू जो है वो एक धन पूर्णांक सिंगल कोई लेटर होगा, सिंगल डिजिट होगी, एक संख्या होगी। आप 12 नहीं, 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी लगाओ, आपका आंसर जो आएगा वो 2 अंक की संख्या आएगी। बात आ गई समझ में? ये चलो अच्छा, बात समझ में आ गई है तो अगला सवाल ले लो। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और इससे अगला जो एक सवाल और मिलेगा वो और भी अच्छा मिलेगा। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो आप इसको कैसे करोगे जरा समझने की कोशिश करो। 2011 यूपी टेट में एक प्रश्न पूछा गया था कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। पूछा गया था 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, उसी से रिलेटिव यहां पर दिया गया है। तो देखिए, अगर पूछे कि 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 1 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं? 1 अंक की अगर हम 0 को शामिल कर लें तो 10 हो जाएंगी, वैसे 9 हो जाएंगी। अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं, दाशमिक प्रणाली की बात करते हैं, तो 1 अंक की 10 संख्याएं होती हैं, इसीलिए इसको दाशमिक या डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये 10 होती हैं। इसके बाद अब 2 अंकों की अगर बात करें तो 90 होंगी, 3 अंकों की 900, 4 अंकों की 9000, 5 अंकों की 90000, और अगर 6 अंकों की बात करें तो 9 लाख। ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब इसका तरीका क्या होता है, इसको हम निकालते कैसे हैं ये भी समझ लीजिए। फिलहाल आपको आपका आंसर तो मिल ही गया होगा। ठीक है, आंसर मिल गया, 5 अंकों की कुल संख्या। इसका मतलब क्या है सवाल का ये भी समझ लेते हैं। पहले आंसर निकाल लिया, अब मतलब समझेंगे। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होती है? क्या 5 अंकों की 10,000 से छोटी कोई संख्या होगी? नहीं होगी। क्या 5 अंकों की 99,999 से बड़ी कोई संख्या होगी? नहीं होगी। तो आपको यह बताना है कि 1000 से लेकर के अगर 10,000 से लेकर के अगर 99,999 तक जोड़ा जाए तो ये संख्याएं हैं कितनी। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे इसमें से सबसे बड़ी संख्या में से, ज्यादातर जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, और देखिए गलती भी कर देते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से 4, देखिए 5 अंकों की संख्या पूछी, क्या करा, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या में से सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या को घटा दिया, और यहां से जो आंसर हमें मिलता है फिर वो कितना मिल जाता है, ये हमें आंसर मिल जाता है। और आंसर जरूर कहीं पे रखा होगा, यहां पर तो नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है इस बात पे कि सवाल गलत हो, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगा मैं। जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है आंसर वैसे ही रखूंगा मैं। इस तरह का जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा गलती यही होती है, और ऐसा प्रश्न एग्जाम में जरूर रखा मिलता है। ऐसा प्रश्न और उस प्रश्न का ऐसा आंसर जो आप पहली बार में गलत करें, और वो गलत आंसर तो जरूर मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को रखा जाएगा जिससे आप वहां पर फील कर पाएंगे एग्जाम में आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो ये आंसर अगर आएगा तो समझ लीजिए कि ये आंसर गलत है। लेकिन करते हैं लोग ऐसा, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान रखने वाली बात है, सबसे बड़ी अगर 5 अंकों की पूछी है तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या में से सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या आप घटाओगे। ठीक है, तो आंसर आपको मिल जाएगा 90,000। और ऐसा हम क्यों करेंगे, हम सबसे छोटी 4 अंकों, सबसे बड़ी 4 अंकों की क्यों घटाएंगे, क्योंकि जब हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से
हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाई, तो हमने ये 10,000 जो एक संख्या है हमने इसको भी तो घटा दिया, इसको भी घटा दिया, इसीलिए 90,000 से एक कम आंसर आया, जो कि गलत भी है। तो आंसर आपका सही क्या रहेगा? अब इसके 2 तरीके हो गए, या तो आप इस तरह से याद रखिए कि अगर 4 अंकों की संख्या पूछी है कितनी होंगी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और -3 अंकों की सबसे बड़ी, और या फिर आप ऐसे याद रखिए 9 लगा लिया, उसके बाद में 0 बढ़ा दिए, देख लिया कितने अंकों की बात हो रही है। 5 अंकों की बात हो रही है, 4 0 लगा दिए, 6 अंकों की बात हो रही है, 9 के आगे 5 0 लगा दिए, 4 अंकों की बात हो रही है तो 9 के आगे 3 0 लगा दिए, 9 के आगे 0 लगने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, तो अगला सवाल ले लो। ये देखिए अगला प्रश्न है, 67 और 101 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 67 और 101 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 67 और 101 के बीच में इतनी संख्याएं कैसे हो जाएंगी? इसमें तो ऑप्शन गलत है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर निकाल लेते हैं, इसमें ऑप्शन गलत हो गए। देखिए 67 और 101 की बात हो रही है, क्या 101 अभाज्य संख्या है? क्या 101 अभाज्य संख्या है? नहीं। तो 101 अभाज्य संख्या है या नहीं, बताइए। किससे कट जाएगा 101? 3 से कैसे कट जाएगा बेटा? 101 अभाज्य संख्या है, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है, 7 एकम 7 नहीं कटेगा बेटा, नहीं कटेगा। कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा पहाड़ा पढ़ रहे हो? ये देखो मैं बताता हूँ सवाल क्यों बना है, बहुत सिंपल सवाल है, हालांकि ऑप्शन गलत लिख गए हैं तो कोई बात नहीं, ऑप्शन सही आ जाएगा, अभी आंसर आ जाएगा। 67 और 101 के बीच कहा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ 101 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन हम इसे काउंट नहीं करेंगे। अगर उसने कहा होता 101 तक तो हम 101 को काउंट करते, लेकिन कहा क्या जा रहा है 101 के बीच, इसका मतलब हम 101 को यहां पर काउंट नहीं करेंगे। तो 101 को अगर काउंट नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी होती है? 25। अब 67 तक देख लीजिए कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, उसे माइनस कर दीजिए। अब 67 तक कितनी होंगी ये देखिए, आपको पता है 67 तक मैं बताता हूं, आपको पता है ना कि 70 तक कितनी होती है? 19 होती हैं। तो जरा देखते हैं 70 से पहले 69 आता है, क्या ये अभाज्य है? क्या ये अभाज्य है? नहीं है, ये 23 से कट जाता है। और उससे पहले 67 आएगा, क्या ये अभाज्य है? है, लेकिन 67 और 101 के बीच कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, ये पूरी 19 संख्याएं जो है इनको माइनस कर देना है, क्योंकि आपकी जो संख्या काउंट होगी, देखिए 67 काउंट होगी नहीं, ध्यान देने वाली बात है, 67 काउंट होगी नहीं, क्योंकि 67 और 101 के बीच कहा है। तो 67 के बाद क्या आएगा? 69, ये तो अभाज्य है नहीं, 70 अभाज्य है नहीं, तो सबसे पहली संख्या कौन सी गिनी जाएगी अभाज्य? 71। 71 से लेकर के आप 101 तक गिनोगे, 71 से लेकर के 101 तक गिनोगे, तो इसका मतलब ये पूरी 19 संख्याएं आप यहां से माइनस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है, और जो फैक्ट आपको बताया गया उस पर आधारित है। आया हुआ प्रश्न था, लेकिन पता नहीं किस वजह से आंसर इसके नहीं लिखे गए, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए अगला सवाल ले लें। अस्सी और 90 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखिए 80 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो सबसे पहले ये कि आपको बताना पड़ेगा कि 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी और कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और उनका सबका गुणनफल। सवाल यही पूछा गया था यूपी पुलिस 2013 में, लेकिन वहां गुणनफल नहीं, सिर्फ ये पूछा था 80 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं, जनरली मैं जब क्लास में पूछता हूं तो बच्चे बताते हैं कि सर 83 आएगी, 88, 81 जो होता है ये सबको पता होता है, बहुत अच्छे से याद रखते हैं कि 81 ये तो 9 से कट जाएगा, 9 में 81 होता है, लेकिन इस पे गलती कोई नहीं करता। 83 गिनवा देते हैं, 87 गिनवा देते हैं और कहते हैं सर 89 भी होगा। तो इस तरह से कितनी संख्या हो गई? 3 संख्या अभाज्य हो जाती हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो 87 अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 87 जो है 3 से कट जाएगा। आप काट के देख सकते हैं। ये देखिए 8 और 7 15 हो गया, 15 3 से कट जाता है। ये इसका नियम है। अगली क्लास में नियम भी सारे बताऊंगा एक तरफ से, जो भी अच्छे नियम है आप लोगों ने अलग अलग किताबों से पढ़े होंगे। मैं यहाँ पर एक क्लास में बहुत सारे नियम बताऊंगा आपको। तो देखिए 87 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि 83 और 89 जो दो संख्या है 80 और 90 के बीच केवल 2 ही अभाज्य संख्याएं होंगी। आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल पूछा है तो क्या करें, गुणा कर दें। क्यों करें गुणा भाई, गुणा क्यों करें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 9 या 27, लास्ट में आना चाहिए 7। अब एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। ये बताओ, ये लगभग 80 है तो 80 का मतलब 88 64 हुआ, यानी 6400 से कुछ ज्यादा आंसर आ जाएगा, 7000 के करीब आ जाएगा। ये 59,000 या 5,98,000 थोड़ी आ जाएगा। तो ये बहुत से लोग क्या करेंगे, अभी इसी में कम से कम 20-30 सेकंड का टाइम अपना खराब कर देंगे मल्टीप्लाई के चक्कर में। ये तो हम तब करेंगे जब और ज्यादा क्लोज आंसर, यहीं पे एक 72-87 दे दिया होता तो हमारी मजबूरी हो जाती, फिर हम यहां पर गुणा करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखो। जब पेपर कर रहे होगे तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से ही आपको समय बचाना पड़ेगा। तो आंसर यहां पर आपको मिल गया, आपका सी आंसर था। अगला प्रश्न ले लें। ये देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा गया है ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं होगा। फिर से वही संख्याओं पर आधारित प्रश्न आया, जिसमें आपको संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह बात तो सही है। हर प्राकृत संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 से अनंत तक सबकी सब वास्तविक होती हैं। वास्तविक मतलब जो पॉजिटिव होती हैं, जो रियल में संख्याएं होती हैं। माइनस वाली संख्याओं को हम काल्पनिक कहते हैं, प्लस वाली संख्याओं को हम वास्तविक कहते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा है ऐसी बात बताइए जो सही नहीं है, मतलब जो गलत हो जाएगा वो हमारा आंसर यहां पर सही होगा। ठीक है, तो इसके बाद प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है। हर वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है। देखिए, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यह बात गलत है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, यह कहा। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जो प्लस में होती हैं। अब प्लस में तो 1/3 भी है, प्लस में तो √3 भी है, प्लस में तो √3 भी आ रहा है। क्या हुआ, अच्छा ये इसकी वजह से आ रहा होगा, यहां पर जो व्हाइट सरफेस आ गई है ना यहाँ पे, इस वजह से अभी थोड़ी दिक्कत है। चलिए अभी हटा देते हैं उसको, आगे बढ़ता रहेगा। बहुत ज्यादा आ रही है क्या, चलो कुछ सवाल और करने हैं, फिर देखते हैं। पहली क्लास है और अभी देखते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो धीरे धीरे उसको भी फाइंड आउट किया, जैसे देख लेंगे उसको पता देखा जाएगा किस वजह से ऐसा हो रहा है और उसको खत्म किया जाएगा। फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं आप, थोड़ा सा मन से और कर लीजिए थोड़ी देर। क्या था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक संख्या तो ये भी है, लेकिन क्या ये परमेय हो जाएगी, नहीं होगी। तो यही बात यहां पर गलत है और यही पूछा गया कौन सी बात सही नहीं है। तो आंसर यहां पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को ले लेते हैं। अभी भी लाइनिंग आ रही है बहुत ज्यादा, अच्छा नहीं अब रुकेगा तो नहीं। कितने मिनट की हो चुकी है वीडियो, चलिए बहुत लंबी क्लास भी हो गई। ठीक है, मैं ये आखिरी प्रश्न कर रहा हूँ, बाकी के प्रश्न अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत है। चलिए कोई टेक्निकल इश्यू रहा होगा, मैं देखता हूँ अभी। देखिए यहाँ पूछा गया है 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परमेय संख्या है। इसके मध्य एक परमेय संख्या है, वो परमेय संख्या क्या है हमें बताना है। तो देखिए 1/2 और 3/5 के मध्य परमेय संख्या बतानी है। 1/2 की अगर हम वैल्यू देखें तो क्या आएगी 0.5, जिसको हम 0.50 लिख लें, और 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6 या 0.60, मतलब दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 2 पंजे 10, इसको 0.50 लिख लो और इसे 0.60। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि जो ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं इन सभी ऑप्शंस में आप चेक करोगे कौन से आंसर की वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच आ रही है।
तो अब देखिए, अगर हम बात करें पहले वाले आंसर की, तो ये हुआ 2/5। 2/5 का मतलब हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौका 20, यानी 0.40 आ जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं बनेगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। चलिए, इसके बाद 4/7, 4/7 जो है उसको चेक कर लेते हैं। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 पंजे 35, फिर 5 आया, 7 सत्ते 49, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, पता भी नहीं चला कि इतनी लंबी क्लास हो गई होगी, और हालांकि प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इस क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको रोकना पड़ेगा अभी, और अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।